हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2021। तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं द हिंदू न्यूज़पेपर, पीआईबी और करंट अफेयर्स की अदर मैगजीन में इंपॉर्टेंट रही हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है करंट अफेयर्स प्रीलिम बूस्टर का 3 अगस्त 2021। तो आज देखेंगे पीआईबी के साथ साथ हिंदू के अलावा अदर मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है शास्त्रीय भाषा को लेकर। यूपीएससी ने शास्त्रीय भाषा से रिलेटेड लगभग आपसे 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है। तो मैं भी अब आपसे शास्त्रीय भाषा पे तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए भी नहीं पूछेगा क्योंकि अभी हाल में कोई शास्त्रीय भाषा भी नहीं बनाई गई, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है क्योंकि यूपीएससी की आजकल प्रवृत्ति क्या हो गई, थोड़ा गहराई में जाने की। तो गहराई में जाकर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आखिरकार किनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, और आपसे वहां पे 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन में दे देगा कि निम्न में से शास्त्रीय भाषा का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप बता देना कि साहब ये क्राइटेरिया हैं। इससे पहले हम उस क्राइटेरिया को पढ़ें, आपको नॉर्मली बता दें कि भारत में इस समय जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं हैं वो केवल 6 हैं, ठीक है। कौन कौन सी, इनको याद देखो आपको कैसे करना होता है, बिल्कुल मोटे तौर पर। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम 4 तो होंगी, संस्कृत और उड़ीसा, ठीक है, या कहें उड़िया। क्लियर। तो इतनी लैंग्वेज है हमारी, एक हमारी संस्कृत है, एक उड़िया है, बाकी साउथ इंडिया की जो चारों लैंग्वेज हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं याद रखना है। यूपीएससी दे देती है हिंदी है क्या शास्त्रीय भाषा, ठीक है, आपको दे देगी मणिपुरी है क्या, तो आप बता देना नहीं साहब ये भाषाएं नहीं हैं। बाकी आपको कल हमने पढ़ाया क्या था कि 22 भाषाएं ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, जिसमें संस्कृत का उल्लेख है बट उसमें इंग्लिश का उल्लेख नहीं है। तो पात्रताएं कौन कौन सी हैं? पहली पात्रता इसमें ये रखी गई है कि हम उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे जिनका प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 से अधिक पुराना वर्ष का हो। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ जैसे हमारी ये 2000 चल रहा है सन, ठीक है, तो जो 1 सदी के आसपास जो बना था, ठीक है, 1 सदी का मतलब क्या हुआ कि अशोका टाइम पीरियड के टाइम पीरियड का, समझ रहे हो। तो उस टाइम पीरियड का अगर कोई वो हो तो आप हमें बताइए, हम उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे। साथ ही दूसरी क्राइटेरिया एक और होनी चाहिए, वो ये कि प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक हिस्सा हो। ऐसा नहीं है कि उसका केवल 1 सदी में ही ओरिजिन हुआ और उसे आप बोलने लगे। प्राचीन साहित्य से, प्राचीन साहित्य का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उसी तरीके से आपका भी कोई प्राचीन साहित्य होगा तो उसका ये क्राइटेरिया माना गया है, जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है। जैसे छोटी सी बात, आप जिस क्षेत्र से होंगे, मान लीजिए आप झारखंड से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, आप उत्तराखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी हैं, देश के किसी भी हिस्से से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका एक अपना एक रीजनल कल्चर होगा। आपकी दादी, आपकी माताश्री, ठीक है, वो उस कल्चर में कोई ना कोई गाना गाते होंगे, ठीक है। जैसे कि कई गाने ऐसे होते हैं जिसमें शादी के टाइम पे बड़ी गालियां दी जाती हैं, ठीक है। जो नई बहू आती है उसको लेकर भी कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। तो वो क्या है, वो हमारी विरासत है, हमारी पीढ़ियों की एक परंपरा है, समझ गए। जैसे कि मैं एक बार था, ऐसे ही एक देवी जी आई हमारे यहाँ मिलने, ठीक है, और जब वो मिलने आई तो उन्होंने मार खूब सारी गालियों से मेरी शुरुआत की। मतलब जो भी गालियाँ होती ना, गंदी गंदी माँ बहन की जितनी भी गालियाँ सब देने लगे। और पूछना क्या था उनको, बस यही कि बता तेरा बाप कहाँ पे है, ठीक है, ऐसे ही बात कर रही थी। मुझे थोड़ी देर बाद गुस्सा आ गई क्योंकि मैं उस कल्चर को इतना ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि मैं नॉर्मली घर में इतना रहा नहीं हूँ कभी। तो मुझे गुस्सा आ गई। मैंने उनसे कहा देखिए जी तमीज़ से बात कीजिए। फिर वो और ज़्यादा एडवांस हो गई कि अच्छा तमीज़ से मुझे बता रहे हो, जानते हो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब खूब। पिताजी आ गए, मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी देखो कैसे बदतमीजी से बात कर रही। फिर पिताजी ने मुझे समझाया, देखो बदतमीजी से बात नहीं कर रही हैं, वो कल्चर है हमारा। मैंने कहा अच्छा, तो ये चीज़ें होती हैं। खैर, तीसरा पॉइंट, साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो। मौलिकता का मतलब कई लोग ये समझ जाते हैं अंदर से निकला हुआ ज्ञान, बिल्कुल भी नहीं।
मौलिकता का मतलब होता है एग्जाम्पल जो आप दे रहे हो, जो बातें आप बता रहे हो उसमें मौलिकपन हो। ठीक है, आप मान लीजिए राम की कहानी कहते हो, ठीक है, जैसे रामायण की बात अगर हम ले लें, ठीक है, वाल्मीकि की रामायण अलग है, तुलसीदास जी की रामायण अलग है, ठीक है, कंबन की रामायण अलग है, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। तो वो कहानियां क्या है, पात्र तो एक ही है ना, लेकिन कहानियां अलग अलग बना दी गई कि हाँ जो वाल्मीकि की रामायण हो उसमें स्टोरी ऐसे बता दी गई, जो तुलसीदास की रामायण है उसकी स्टोरी अलग ढंग से पेश कर दी गई, कहीं पे उन्होंने कुछ चीज़ों को छिपा दिया, कहीं उन्होंने कुछ को छिपा दिया, उसे ही मौलिकता कहते हैं, और किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा ली न गई हो। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगला लास्ट है, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा व साहित्य से भिन्न हो, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच भी असमानता हो सकती है। मतलब जो मौलिक हमारा साहित्य इस समय चल रहा है और शास्त्रीय भाषा का साहित्य, उसमें डिफरेंस होना भी जरूरी है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लाभ पे क्वेश्चन अभी तो नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए, मे भी हो सकता है थोड़ा दिमाग यूपीएससी का और घूम जाए तो दोनों को मिक्स कर दे। इससे लाभ क्या होगा, तो लाभ यही होगा कि 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उस व्यक्ति को या उन विद्वानों को मिल सकते हैं, यानी कि भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाएंगे। दूसरी बात, शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और तीसरी जो इसकी खास बात है वो ये कि केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर ऐसे पेशेवर अध्यापकों या अध्यक्षों के कुछ पदों की घोषणा भी की जा सकती है। किसके द्वारा, चाहे वो यूजीसी, अब यूजीसी को समाप्त किया जा रहा है, तो जो भी हायर एजुकेशन की बॉडी आई है उसके द्वारा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी आर्ट एंड कल्चर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे पढ़ना है। ठीक, अब 2 ये न्यूज़ चर्चा में थी, वास्तव में ये न्यूज़ का प्रीलिम से आपका कोई संबंध नहीं है, बट इन न्यूज़ का संबंध आपका इंटरव्यू से है। आप लोग हमेशा कई बार नाम सुनते होंगे, व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब। ठीक है, पिंक कॉलर जॉब किसके लिए होती है, खासतौर पर महिलाओं के लिए, जैसे नर्स। अब आप कहते, कुछ महिलाएं तो बोल देंगे सर आप पितृसत्तावादी हो गए हो क्या, मतलब महिलाएं केवल पिंक ही कर सकती हैं क्या, व्हाइट नहीं कर सकती। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि महिलाओं के लिए माना जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं केवल वही करें, मैं तो कहता हूँ कि महिलाएं तो फाइटर जेट भी उड़ाएं, और मेरा बस चले तो देश के हर एक पद पे तो सिर्फ महिला ही बैठी हो। ठीक है, तो वही बात है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, व्हाइट कॉलर का मतलब हुआ उच्च पद के जो भी काम होते हैं, वर्क होते हैं, उनसे रिलेटेड, अर्थात जो व्यक्ति हैं, व्यवसायिक हैं, सरकारी जो पेशेवर हैं, या आर्थिक रूप से जो भी संपन्न हैं, वो लोग जब हिंसक अपराध को बढ़ावा देते हैं, समझ गए, वो लोग जब हिंसक यानी कि अहिंसक अपराध को जब बढ़ावा देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम। अहिंसक का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं होगी, मतलब कोई हाथापाई नहीं होगी, बशर्ते धोखाधड़ी की जाएगी प्रतिभूतियों की, मतलब छल एक तरीके का, कारपोरेट धोखाधड़ी होगी। कारपोरेट का मतलब बिजनेस में, मान लीजिए किसी से कह दिया कि ये शेयर कल 100 रुपये, 1 रुपये से 200 रुपये हो जाएगा, और ये मान के चलिए किसी ने खरीद लिया, पता चला कि ये शेयर 1 रुपये से 200 रुपये तो छोड़ो 1 रुपये से शून्य में हो गया, तो इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में तो सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, भाई तुम्हारा पैसा डूब गया, भाई भेज रहे थे नाव डूब गई और नाव में तुम्हारा पैसा रखा था वो डूब गया, अब बताओ हम क्या करें। तुम बता भी नहीं सकते हो, सरकार के पास कंप्लेन करने जाओगे, चोरी का पैसा सरकार से रखे हो, फिर चोरी के पैसे को सरकार के पास कंप्लेन करोगे, हो ही नहीं सकती। पिरामिड योजनाएं, पिरामिड का मतलब ऐसी योजनाएं बनती हैं हायर लेवल की, ठीक है, ऊपर से किसी ने योजना बनाई, भ्रष्टाचार शुरू हो गया, नीचे तक आते आते भ्रष्टाचार ही है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ का एमपी, आपके यहाँ का एमएलए, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी पैसा आता है थोड़ा सा दिखा दिए, एक सड़क बनवा दिए, बाकी 10 सड़कों का पैसा उनके पेट में। ठीक है, तो शिक्षित व संपन्न लोगों के द्वारा कहा जाता है कि व्हाइट कॉलर जो क्राइम हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि व्हाइट कॉलर क्राइम कौन होते हैं, तो आप बता देना सर अहिंसक अपराधों से संबंधित जो बड़े व्यक्तियों और व्यवसायिकों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कि वो व्हाइट कॉलर क्राइम है। ठीक है, अब बात आती है ब्लू कॉलर क्राइम की। तो ब्लू कॉलर क्राइम कौन होते हैं, ये अपराध मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर होते हैं जिसमें शामिल व्यक्ति या समूह को तत्काल लाभ होता है, मतलब तुरंत मारो तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे नारकोटिक मतलब ड्रग्स वगैरह का उत्पादन करना, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि रिया चक्रवर्ती जी, है ना, तो बड़े सारे नाम आए, हालांकि किसी को नाम लेकर तो नहीं कहना चाहिए कभी भी,
क्योंकि उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो रिया नाम की कोई और लड़की होती है, ठीक है, और सोसाइटी फिर उसको उसी नज़रिए से देखने लगती है। तो इसलिए इन नामों से थोड़ा हटना चाहिए, ठीक। अगला है इसी में यौन हमला। मान लीजिए किसी के साथ गलत काम किया गया, ठीक है, चोरी, चोरी नॉर्मल सी बात है। सेंधमारी, सेंधमारी का मतलब डकैती, एक तरीके का बैंक को तोड़ दिया, लॉकर तोड़ दिए, दुकानें तोड़ दी। चोरी का मतलब एडवांस रूप होता है सेंधमारी। चोरी तो मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए मैं आपके यहाँ घर पे गया, आपने मुझे अपने घर पे बुलाया, आपके मेज पे 2 टॉफियाँ रखी, मैंने निकाली, उनको मुंह में खा लिया और बस टॉफियों के जो पन्नी है उसको रख दी। आपने पूछा मेरी टॉफी रखी थी, मैंने कहा आप ही ने तो खाई होगी, छिक्कल देखो नीचे नहीं पड़ा है, और मैं उसको जीभ के नीचे दबाया हूँ, आपको पता भी नहीं चला। वो हो गई एक तरह की चोरी। सेंधमारी क्या हुई कि मैंने वो टॉफी उठाई और पड़ोसी वालों को फेंक दी, और जब बाहर नीचे गया तो उनसे ले ली, उसको बोलते हैं सेंधमारी, ठीक है। हत्या, किसी को भी मार देना, इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। अगला है हमारा टैंपा बे। वास्तव में चर्चा में रही है लाल ज्वार के कारण, ठीक है। लाल ज्वार क्या होता है और टैंपा बे क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। टैंपा बे वास्तव में मैक्सिको की खाड़ी की एक शाखा है जो कि फ्लोरिडा अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पहले हम आपको एक बार मैप दिखा दें। यह है हमारा प्यारा अफ्रीका। हम अफ्रीका वाले भी सोचते होंगे कि बताओ भारत तो ले लिया, अफ्रीका भी ले रहा है, ठीक है। ये है हमारा प्यारा अमेरिका, ठीक है, हमारा ही है मतलब, ठीक है। ये है फ्लोरिडा का रीजन, ठीक है, ये फ्लोरिडा का रीजन है, और ये है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्लियर। इसी रीजन को कहते हैं टैंपा बे, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इंपॉर्टेंट यही था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो कि साहब फ्लोरिडा के रीजन पे, टेक्सास के पास में, लुजियाना से लगती हुई है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। ये जितने भी कंट्री होते हैं, इन सारे कंट्री को बोलते हैं क्या, कैरेबियन कंट्री या लैटिन अमेरिका, ठीक है। यहाँ की लैंग्वेज जो होती थी वो लैटिन प्रमुख होती है, ठीक है। यहाँ पे जितने कंट्री हैं इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इतनी बातें जब आप समझ गए तो इसमें अगला देखते हैं क्या है, एल्गिन प्रस्फुटन का कारण क्या है। वास्तव में देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि वहाँ पे लाल ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में, जो एक टैंबे की खाड़ी है, ठीक है। क्या हुआ है कि जो एल्गी होता है, एल्गी का मतलब क्या होता है, जो शैवाल होता है, आपको हम एनवायरनमेंट में पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे बेसिक तौर पे बता दें। जैसे आपके घरों में काई इस समय लग जा रही होगी, पड़ोस में अगर एक तालाब पड़ा होगा तो वहाँ पे काई की पूरी परत जम गई होगी, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, तो उसको बोलते हैं शैवाल, ठीक है। अब ध्यान देना, कई बार क्या होता है कि वो शैवाल तो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, बट कई बार वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और पूरा का पूरा तालाब ही घेर लेते हैं। अब सोचो, पूरा का पूरा तालाब घेर लिया और उसको एक ग्रीन ग्राउंड की तरह बना दिए। पहले हम लोग सोचते थे ग्राउंड बन गया है, इतनी अकल तो थी नहीं, छोटे थे, ठीक है। वो ग्राउंड बन गया ग्रीन ग्रीन। अब ग्राउंड वो ग्रीन ग्रीन बन गया है, तो आप बताओ क्या उससे सन की रेज नीचे जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगे। जब सन की रेज नीचे नहीं जा पाएंगी तो वहां का क्या होगा, टेम्परेचर प्रभावित होगा। जितने जीव नीचे रहते होंगे वो सब के सब प्रभावित होंगे और वो बेचारे मरने लगेंगे, ठीक है। एक तो ये रीजन हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि वहां पे सुपोषण की समस्या बढ़ जाएगी। सुपोषण की समस्या मतलब कैसे बढ़ती है? सुपोषण का मतलब होता है जैसे आप मान लीजिए खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद आपने उसमें कोई खाने वाली चीज को भी पानी में बहा दिए और भी कई सारे जीवों को बहा दिए, तो वो गंदा पानी जितना वहां पे मिलने लगेगा, ठीक है, जितना मिलेगा उसमें ज्यादा कीड़े होंगे, वो ज्यादा अपनी कॉलोनी बनाएंगे, ज्यादा अपना कब्जा करेंगे, तो पूरे के पूरे उस तालाब में केवल वही छा जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है जो भी पानी आप प्रवाहित करें ना, उसको भी अक्लमंदी से करें, ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है ये भी कि एल्गी प्रस्फुटन, एल्गी उसका इंग्लिश वर्जन है, एल्गी प्रस्फुटन के जो कारण होते हैं मूलतः 3: सुपोषण अगर होने लगे, तापमान अगर बढ़ने लगे, और मैलापन यानी कि उसमें प्रकाश का अभाव आ जाए। यानी कि ये दोनों बातें एक ही चीज से लिंक करती हैं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है। सुपोषण मतलब शैवाल अनियंत्रित हो जाते हैं, वहां पे काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, ठीक। डेड जोन एक पिछले साल इसी में एक शब्दावली चर्चा में रही थी, डेड जोन। डेड जोन वास्तव में क्या होता है कि जब जल में ऑक्सीजन की कमी आ जाए, जैसे हम लोग आपको एक पहले भी पढ़ा चुके हैं, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, कि जितनी ऑक्सीजन जरूरत है जीवों को उतनी ना मिल पाना, क्लियर। तो उसी तरीके से जब ऑक्सीजन वहां कम होने लगती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं डेड जोन। अर्थात डेड जोन का संबंध किससे है? डेड जोन का संबंध है ऑक्सीजन की कमी से। इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021। मतलब आप यकीन मानिए कि इस एक्ट को मैंने आज से 6 साल पहले भी पढ़ा था
उससे पहले भी पढ़ा था। और हमेशा जब हम और पिताजी आपस में बैठते हैं और जब कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो उसमें हम लोग केस स्टडी जब करते हैं तो उस पर हम यही बताते हैं कि देखो भाई, इस महिला का ना गर्भपात नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतने सप्ताह की बात है। और फिर हम लोग देखते थे अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आ गया और उसने बढ़िया उस पर एक जिरह की, ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो वकालत में कुछ ज़्यादा ही रुचि रखते हैं, ठीक है, 22 से 23 साल उसी में उन्होंने खपा दिए। तो वो मतलब बताते हैं कि देखा, ये देखो डिसीजन ऐसा होता है, इसको बोलते हैं मतलब नॉलेज से देना। मैंने कहा अच्छा, तो वो चीज़ें मैंने सीखी थी। तो इसी चीज़ को मैं आपके साथ फिर से शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है? इसमें अमेंडमेंट ये किया गया है कि अगर कोई गर्भ निरोधक विधि, कोई डिवाइस की अगर विफलता के कारण, ध्यान देना, कोई अविवाहित या विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त किया जाता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो अपना गर्भ जो है उसे गिरा सकती है। आपको अच्छे से पता है कि हमारे देश में जो गर्भ की जांच करना है एक तरीके का क्राइम है, पहली बात, ताकि मेल और फीमेल के बीच भेदभाव ना किया जाए। दूसरी बात, जो गर्भपात की समस्या आती है इसको रोका जाए। कई बार क्या होता है कि लोग गर्भपात करा देते हैं, ठीक है, मतलब अनचाही प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं। और उससे भी मूर्खता की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी खराब स्थिति यही है। और कुछ लोग तो ऐसे भी इतने परम होते हैं कि अपनी बहू को या अपने उनको बड़ा ऊटपटांग की दवाएं खिला के मतलब उसका गर्भ गिरा देते हैं, ठीक है। अगर उनको धोखे में पता चल जाए हाँ लड़की हो रही, क्यों? क्योंकि लड़की उनके लिए बोझ होती है। उनको ये नहीं पता है कि लड़की गोल्ड मेडल भी लाती है, ठीक है, उनको ये थोड़ा ना पता है। उनको लगता है नहीं लड़का ही सब कुछ करता है। तो वही चीज़ें होती हैं। खैर, अब तो सोसाइटी हमारी बदल रही है। आप लोग खुद ही देख लो, आईएएस बनने के लिए आ गए हो, ठीक है ना। तो आप शुक्रगुजार बनिए अपने माता पिता के कि उन्होंने कभी ऐसा कोई स्टेप नहीं सोचा था, है ना। जो बच्चे लड़ते रहते हैं मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं की, पापा मेरे लिए कुछ नहीं किए, तो ये भी सोचा करो ना मम्मी पापा ने क्या किया है। बाकी लोगों को देख लो, डस्टबिन में भी लोग फेंक आते हैं, ठीक है ना। आपके माता पिता ने इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आपको अपनी कोख में रखा और फिर उसके बाद परवरिश की और आपको 22 साल तक बड़ा करके खड़ा कर दिया। आप अभी 6 साल की यूपीएससी की तैयारी में थक गए, सोचो वो 21 साल से भी नहीं थके हैं। आप अभी भी घर जाओगे तो आपको अब बेटा क्या बनाना है, चेहरे पर उनके एक सिकन नहीं होगी, एक थकान नहीं होगी। बाप मतलब घुटने उसके दर्द करने लगे लेकिन फिर भी तैयारी करा रहा है आपको, फिर भी सब्जी बेच के आपको पढ़ाने के लिए 15,000 20,000 भेज दे रहा है। और जब भी आप बात करोगे हाँ बेटा हम बहुत खुश हैं, बस तुम अपनी पढ़ाई करते रहना, तो करो पढ़ाई, ठीक है ना। बहुत थक चुके हैं वो, अब वो भी आराम चाहते हैं, क्लियर। और इस बार आईएएस की तैयारी करो, निकालो, बनाओ अपने माता पिता को गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। तो पहला तो कंडीशन आपने देख लिया कि 20 सप्ताह की परमिशन दी गई है। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई महिला, यहाँ पे कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें शायद ना समझ में आई हों तो मैं यहाँ पे बता दूं, गर्भ निरोधक विधि का मतलब ये होता है कि जैसे कई सारी विधियाँ इस समय उपलब्ध है ना, कि दवाइयाँ आती हैं बहुत सारी अनचाही प्रेगनेंसी को लेकर, है ना। बहुत सारी ऐसी डिवाइस आती हैं जो ये नहीं पता कर पाती हैं कि किसी भी शिशु के अंदर शिशु के अंदर मैं कह रहा हूँ, किसी भी माँ के गर्भ में जो बेबी है वो जो पल रहा है वो कैसा है, मतलब उसके सारे अंग हैं या उनके किसी अंग में कोई डिफॉल्ट तो नहीं, कोई डिजीज तो नहीं, ठीक है, जिससे दिक्कत हो आगे चल के, तो नहीं पता चल पाता। और वो क्या होता है आगे चलकर 20 सप्ताह का हो जाता है। जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं, मेरी रियल लाइफ की ये घटना है, मतलब मेरी घटना नहीं है, मेरी रियल लाइफ की घटना है। मैंने देखा है कि एक देवी जी थे और एक सज्जन थे, ठीक है। उन्होंने मतलब अनचाही प्रेगनेंसी मतलब फिजिकल रिलेशन बनाया और वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक। उनको नहीं पता चला, क्योंकि आप एक बात बताइए, 20 सप्ताह का जो टाइम पीरियड होता है, 20 सप्ताह का मतलब हुआ आपका एक हिसाब से 4 सप्ताह एक महीने में होता है तो 5 महीने का, ठीक है। 5 महीने का समय हुआ और आपको अच्छे से पता है किसी भी बेबी को अच्छे से शेप लेने में, अच्छा सा आकार लेने में 9 महीने का समय लगता है। और 9 महीने के समय में भी आप में से अधिकांश बच्चों को शायद नहीं पता होगा, जो प्रेग्नेंट रही होंगे उनको जरूर पता होगा कि 5 महीने से लेकर 9 महीने के आसपास ही बच्चा सही से शेप में आता है, तब पता चल पाता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मान लीजिए 5 महीने हो गए 20 सप्ताह तब पता चला कि हाँ वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब उसको कैसे गर्भपात कराना है उसके बारे में भी परमिशन दे दी गई है, ठीक है। लेकिन उस परमिशन को कई रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन हैं, इन चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और उसी हिसाब से आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। मे भी इंटरव्यू में अगर आप एक लड़की हैं तो जरूर पूछेगा, शादीशुदा लड़की हैं तो जरूर पूछेगा, ठीक है।
तो ध्यान से देखिए, वो वाली कहानी वही थी, वहीं पे खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद है ना, तो वही हुआ, लास्ट में शादी करा दी गई उनकी। चलिए दूसरा क्या है इसमें, 20 सप्ताह तक के गर्भ के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक चाहिए। मतलब अगर 20 सप्ताह तक का कोई गर्भ पेट में पल रहा है तो उसके लिए एक ही रजिस्टर्ड कोई भी डॉक्टर हो, वो अगर परमिशन दे देगा तो आप अपने गर्भ को गिरा सकते हैं। ठीक है, 20 से 24 सप्ताह के मध्य का अगर कोई गर्भ है तो उसके लिए 2 पंजीकृत चिकित्सक के लिए जरूरी होगी परमिशन। तीसरा है 24 सप्ताह से अधिक अगर गर्भ हो गया है, 24 सप्ताह का मतलब 6 महीने का। ठीक है, अब सोचो 3 ही महीना तो बचे, तो बेबी तो काफी ज्यादा शेप ले चुका होता है। तो 24 सप्ताह से अगर अधिक का गर्भ है तो आपको राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेनी पड़ेगी, तभी आप उसे गिरा सकते हैं। ठीक है, और एक बात बताएं, करंट में इसीलिए रहा है क्योंकि एक महिला को अभी सुप्रीम कोर्ट ने 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत दे दी है, इसलिए क्योंकि वो जो बेबी है उसमें एक डिजीज है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उसकी परमिशन दे दी है। ठीक है, अगला है इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया कि जो विशेष श्रेणी की महिलाएं हैं, जैसे कमजोर, जैसे कुछ लोग होती हैं, आपने देखा होगा उनमें एनीमिया की कमी होती है, मतलब बहुत दुबली पतली लड़की होती हैं और उनको मतलब शादी कर ली, बेबी उनके घर वालों को जरूरत है, बेबी ले लिया, अब जितनी पतली लड़की है, ठीक है, तो बेबी को इतना ज्यादा थोड़ा ना सेफ रख सकते हो, ब्लड भी तो आपकी बॉडी में होना चाहिए। तो उनको भी ये परमिशन दी गई है कि हाँ आप चाहें तो अपना गर्भ गिरा सकती हैं, क्योंकि मे भी अगर आपने गर्भ नहीं गिराया तो हो सकता है आपकी भी मौत हो जाए, और हुआ भी है, मैंने भी देखा है। मेरी एक फ्रेंड थी पहले की, तो उसकी घटना यही ऐसी हुई थी, बहुत दुबली पतली थी, जब बेबी का जन्म हुआ तो उसकी डेथ हो गई थी, बड़ा अफसोस हुआ उस चीज को लेकर। ठीक है, दूसरा अनाचार से पीड़ित, मतलब किसी को आपने बड़ा प्रताड़ित किया है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप देखते होंगे शादी के बाद बड़ा हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं जिसको मतलब वैवाहिक बलात्कार बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी आप अगर नहीं चाहते हैं तो आप उसे गिरा सकते हैं। दुष्कर्म, अगर किसी महिला के साथ में कोई गलत काम हुआ, दुष्कर्म हुआ, तो उसमें भी, नाबालिग अगर है तो ऑब्वियसली सी बात उसमें तो उसके लिए फिर तो जिंदगी का सवाल है। दिव्यांग अगर कोई है तो उसके लिए, और आपको पता नहीं चाहिए सारे केस आप डील करेंगे इन फ्यूचर, आप IAS ऑफिसर जब बनेंगे। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। 20 से 14 सप्ताह तक का इसमें प्रावधान किया गया, मतलब कोई भी क्राइटेरिया आएगा और बाकी तो वही है। खास बात एक और है कि इसमें गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा, मतलब कौन सी महिला, कौन सी लड़की, किस परिवार की, कौन कहाँ पर वो करके आई है, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है ना, कई बार ये भी एक बड़ी समस्या होती है कि हम किसी को बता नहीं पाते, हमारी इच्छा नहीं होती, और इसमें क्या होता है ना, लड़कियां फिर सुसाइड ही करती हैं। मान लीजिए उन्होंने किसी बॉयफ्रेंड से 7 जन्मों के वादे किए, फिजिकली अटैच हो गए, बॉयफ्रेंड का काम खत्म हो गया, बाद में लड़कियां कहीं की नहीं रही, तो उनको फिर सुसाइड ही करना पड़ता है। क्यों? अगर सोसाइटी में गई तो कहेंगे किसका बच्चा है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खैर कोई बात नहीं, अब श्री IAS अकेडमी आ गया, हर एक समस्या दूर होगी। बोइंग स्टार लाइनर, बोइंग स्टार लाइनर क्या है? नासा का अंतरिक्ष यान है। ठीक है, चालक रहित है, यानी कि इसमें कोई आदमी नहीं होगा, अपने आप चलेगा, रोबोटिक सिस्टम से। क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन इसके नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछते, हाल ही में चर्चा में रहा CST 100 क्या है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर छत्रपति साहूजी टर्मिनल CST, अरे वो नहीं है भाई। CST 100 क्या है? बोइंग स्टार लाइनर। ठीक है, नासा का अंतरिक्ष यान है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर श्री IAS अकेडमी कैसे मदद करेगी? अरे आपको IAS बनाएंगे ना, हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से, हर गली से अगर IAS बनेंगे तो ये समस्या तो दूर ही हो जाएगी ना। फिर तो बेटियां को गोल्ड लाने के लिए हर आदमी भेजेगा कि हाँ जाओ बेटिया लवासना से गोल्ड मेडल लेके आना। ठीक है, पराली जलाना, आपको पता होना चाहिए कि पराली एक सबसे बड़ी समस्या होती है। पराली का मतलब कई सारे शब्द होते हैं, जैसे जो आपका धान होता है ना, उसकी जो वेस्ट बचता है उसको भी पराली बोलते हैं, उसी ही पराली बोलते हैं, लेकिन हरियाणा के क्षेत्र में उसको पराली बोलते हैं, हमारे उधर उसको प्यार बोलते हैं, मतलब प्यार नहीं प्यार। ठीक है, प्यार भूसा का बड़ा वाला भाई। ठीक है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? प्रदूषण होता है, मृदा उर्वरता प्रभावित होती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। आपको पता होना चाहिए कि जितनी मूवी पहले पुरानी वाली आती थी, है ना, तो आपने देखा होगा उसमें प्यार वाला जो, प्यार ही मैं कहूँगा उसे, प्यार वाला जो होता था ना, मतलब एक तरीके का क्षेत्र, तो वहाँ पे हीरो हीरोइन कैसे रहते थे, है ना, अपना बिस्तर नहीं है, उसी को प्यार को बिछा लिया, उसी में सो गए। क्यों? उसमें गर्मी लगेगी। ठीक, नोट लास्ट है, टर्बो हैप्पी सीडर तकनीकी पराली के समाधान के लिए आई है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पराली को रोकने का कोई उपाय है, तो कह दो हाँ है सर, टर्बो हैप्पी सीडर एक मशीन है जो पराली होती है, मतलब प्यार नहीं, पराली जो होती है उसको वो करती है। ठीक है, समाप्त करती है।
उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने कल के नए आर्टिकल के साथ 4 अगस्त में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।